हेलो दोस्तों, सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आप अपने घर के एक कमरे में कैद हो जाते हो। खिड़की से बाहर झांक सकते हो, लोगों को देख सकते हो, उनकी जिंदगी ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन बाहर कदम रखने से डरते हो। और फिर एक दिन आप अपनी खिड़की से एक ऐसी घटना देख लेते हो जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। ये कहानी है अन्ना फॉक्स की, एक ऐसी महिला जो अपनी आंखों से वो देखती है जिस पर कोई यकीन नहीं करता। ये कहानी है डर, शक, धोखे और सच की, द वुमन इन द विंडो। अबाउट द ऑथर ए.जे. फिन। असली नाम डैनियल मॉलई। ए.जे. फिन उनका पेन नेम है। वे एक अमेरिकन ऑथर और एडिटर है। द वुमन इन द विंडो उनका पहला उपन्यास था जो 2018 में प्रकाशित हुआ। किताब पब्लिश होते ही नो एक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर बन गई। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि 2021 में नेटफ्लिक्स ने इस पर आधारित एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म भी बनाई। ए.जे. फिन को हिचकॉकियन सस्पेंस और अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्मों से इंस्पायर माना जाता है। उनकी राइटिंग स्टाइल रीडर्स को एक डार्क, क्लॉस्ट्रोफोबिक एटमॉस्फेयर में खींच लेती है। स्टोरी बिगिंस। कहानी की नायिका है डॉक्टर अन्ना फॉक्स, जो न्यूयॉर्क सिटी में अपने बड़े से घर में अकेली रहती है। अन्ना एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रही है, लेकिन अब वो अपने घर से बाहर नहीं जाती। उसे एग्राफोबिया है, यानी बाहर खुले वातावरण में जाने से डर। उसकी पूरी दुनिया है, उसका घर, उसकी खिड़कियां, उसकी वाइन की बॉटल्स और उसका कैमरा। अन्ना का ज्यादातर समय गुजरता है पड़ोसियों को देखने में, पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट थ्रिलर्स और हिचकॉक की फिल्में देखने में, वाइन पीने में। अक्सर पूरे दिन लाल वाइन का गिलास उसके हाथ में रहता है। ऑनलाइन चैट्स और पुराने फोटो याद करने में। उसकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो एक तरह से खुद में कैद है। लेकिन फिर नए पड़ोसी आते हैं। रसल परिवार। अलिस्टर रसल पिता, जेन रसल माँ, एथन रसल उनका बेटा, लगभग 16 साल का लड़का। अन्ना की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। उसे लगता है कि रसल परिवार के पीछे कोई राज छुपा है। फर्स्ट सस्पेंसफुल टर्न्स। एक दिन अन्ना की मुलाकात एथन से होती है। एथन एक शाय, नर्वस लड़का है। वो अन्ना को बताता है कि उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है। अन्ना को लगता है कि शायद इस फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात जेन रसल से होती है। जेन फ्रेंडली लगती है। दोनों वाइन पीते हैं, बातें करते हैं, एक बॉन्ड बनती है। जेन अन्ना के लिए एक राहत जैसी लगती है, क्योंकि वो पहली बार लंबे समय बाद किसी से खुलकर बात कर पाती है। लेकिन ये फ्रेंडशिप ज्यादा दिन नहीं चलती। कुछ ही समय बाद अन्ना अपनी खिड़की से एक हॉरिफाइंग घटना देखती है, द शॉकिंग इंसिडेंट। अन्ना खिड़की से रसल परिवार के घर की ओर देख रही होती है और अचानक उसे दिखता है जेन रसल पर हमला हुआ है। कोई उसे चाकू मारता है। अन्ना चीखती है, शॉक में फोन करके पुलिस को बताती है कि उसने मर्डर होते देखा है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। लेकिन जब रसल परिवार सामने आता है तो शॉक और बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि जेन रसल बिल्कुल सेफ है, जिंदा है। और जो औरत सामने आती है उसे देखकर अन्ना दंग रह जाती है, क्योंकि वो औरत वही जे नहीं है जिससे अन्ना मिली थी। ट्विस्ट ऑफ परसेप्शन। अन्ना पुलिस को समझाने की कोशिश करती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। जो तुम्हें दिख रही है वो असली जे नहीं है। मैंने असली जेन को देखा था, उसके साथ वाइन पी थी। उसने मुझे स्केच बनाकर दिया था। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। पुलिस उसे अल्कोहलिक, अनस्टेबल और हेल्यूसिनेटिंग मान लेती है। पड़ोसी उसे क्रेजी वुमन कहते हैं। रसल फैमिली साफ इनकार कर देता है कि कोई भी इंसिडेंट हुआ है। अन्ना अकेली पड़ जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसका दिमाग कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं देखा। जो मैंने देखा वो सच था। यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। क्या अन्ना हेल्यूसिनेशन का शिकार है, या सच में रसल परिवार कुछ छुपा रहा है? वो औरत कौन थी जिसे अन्ना ने जेन कहा, और असली जेन रसल कहाँ है?
अन्ना अब सच तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत लगाती है, भले ही सब उसे पागल क्यों न समझे। अन्ना की मानसिक स्थिति और पास्ट की झलक। अन्ना की क्रेडिबिलिटी पहले से ही डाउटफुल है। पुलिस ने पहले ही उसे एक अल्कोहलिक और मेंटली अनस्टेबल वुमन मान लिया है। डॉक्टर भी उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन वो अक्सर उन्हें इग्नोर करती है। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी वाइन की बॉटल्स और पुरानी फिल्मों में खोई रहती है। लेकिन अब जब मर्डर का मामला सामने आया है और सब उसकी बात को हैल्यूसिनेशन कह रहे हैं, तब रीडर को धीरे धीरे पता चलता है कि अन्ना के अंदर भी बहुत गहरे जख्म हैं। फ्लैशबैक्स रिवील करते हैं कि अन्ना मैरिड थी, उसका एक छोटा बच्चा भी था। हस्बैंड का नाम एड है, बेटी का नाम ओलिविया। लेकिन कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो आज अकेली है, और ये भी कारण है उसकी एग्राफोबिया का। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और डाउट्स। अन्ना बार बार पुलिस को समझाने की कोशिश करती है, मैंने अपनी आंखों से मर्डर होते देखा है। जो वुमन पुलिस के सामने है वो जेन नहीं है, मैंने असली जेन के साथ वक्त गुजारा है। पुलिस जवाब देती है, डॉक्टर फॉक्स, आप रोज अल्कोहल पीती है, आपकी दवाइयों के साथ अल्कोहल हैल्यूसिनेशन कॉज कर सकता है, आपको याद भी नहीं होगा कि सच में हुआ क्या है। अन्ना बुरी तरह फ्रस्ट्रेट होती है। रसल फैमिली भी उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट करता है। अलिस्टेयर फादर उसे कहता है, स्टे आउट ऑफ आवर लाइफ, तुम्हें हेल्प की जरूरत है। एथन बीटा थोड़ा सिंपैथेटिक दिखता है, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ नहीं कहता। अन्ना की इन्वेस्टिगेशन। अन्ना डिसाइड करती है कि अगर पुलिस उसकी मदद नहीं करेगी तो उसे खुद हाय सच तक पहुंचना होगा। वो अपने घर की खिड़कियों से रसल फैमिली को और ध्यान से ऑब्जर्व करने लगती है। एथन अक्सर अकेला और चुपचाप दिखाई देता है। अलिस्टेयर बहुत कंट्रोलिंग लगता है, और नई जेन हमेशा कंपोज्ड लेकिन स्लाइटली अनकंफर्टेबल दिखती है। अन्ना को बार बार डाउट होता है कि कहीं सच में किसी ने असली जेन को मार दिया है और उसकी जगह किसी औरत को मिसेस रसल बना दिया है। अन्ना का ट्रॉमा एक्सपोज्ड। स्टोरी धीरे धीरे रिवील करती है कि अन्ना का खुद का अतीत कितना दर्दनाक है। फ्लैशबैक से पता चलता है कुछ साल पहले अन्ना का हस्बैंड और डॉटर उसके साथ थे। एक रात उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। कार क्रैश में उसकी बेटी ओलिविया और पति एड दोनों की मौत हो गई। उस दिन से अन्ना की जिंदगी बदल गई। इस एक्सीडेंट ने उसके दिमाग में गहरा साइकोलॉजिकल शॉक छोड़ा, इसलिए उसे एग्राफोबिया हो गई। वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। गिल्ट और लोनलीनेस ने उसे धीरे धीरे तोड़ दिया। अब रीडर समझता है कि शायद पुलिस का डाउट सही भी हो सकता है। शायद अन्ना सच में हैल्यूसिनेट कर रही है, लेकिन फिर भी कहानी में इतने सारे संकेत हैं कि लगने लगता है कि अन्ना सच बोल रही है। शॉकिंग एनकाउंटर्स। अन्ना बार बार रसल परिवार को कॉन्फ्रंट करती है। एक बार वो सीधे उनके घर जाती है। अलिस्टेयर उस पर चिल्लाता है और थ्रेटन करता है, अगर तुमने और इंटरफेयर किया तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना होगा। एथन फिर भी उसे प्राइवेट में कहता है, यू नॉट रॉन्ग, माई डैड इज कंट्रोलिंग, मॉम सेफ नहीं है। लेकिन एथन एम्बिग्युअस बात करता है, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। अन्ना को लगता है कि एथन ही सच में हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो भी अपने फादर के डर से खुलकर नहीं बोल रहा। रात का डर और नया क्लू। अन्ना को लगने लगा है कि पुलिस और नेबर्स सब उसे पागल समझते हैं, लेकिन उसके अंदर एक इनर वॉइस लगातार कहती है, तुमने सच देखा है, जेन को सच में कुछ हुआ है। एक रात जब वो वाइन और दवाई लेकर सोने की कोशिश करती है तो खिड़की से कुछ मूवमेंट दिखता है। एथन अपने घर से बाहर निकल रहा है, लेकिन बहुत सस्पिशियस ढंग से। अलिस्टेयर उसे रोकता है और दोनों के बीच तीखी बहस होती है। अन्ना इस सीन को नोट करती है और सोचना शुरू करती है कि शायद एथन ही कुछ छुपा रहा है। ईमेल्स और ऑनलाइन एविडेंस। अन्ना अपने पुराने लैपटॉप पर रसल फैमिली के बारे में खोजबीन करती है। वो फोरम्स और सोशल मीडिया पर जेन रसल नाम ढूंढने लगती है। अचानक उसे एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें वो जेन को पहचान लेती है, वही असली जेन जिसके साथ उसने वाइन शेयर की थी। लेकिन ये फोटो पुरानी है और कोई प्रूफ नहीं देती कि वो अब भी जिंदा है।
अन्ना को अब लगता है कि नई जेन सिर्फ एक इम्पोस्ट है जिसे अलिस्टेयर ने इंटेंशनली लाकर इंट्रोड्यूस किया है। एथन की जैसी बातें। एथन एक दिन अकेले अन्ना से मिलने आता है। वो बहुत नर्वस होता है। कहता है, "You're right. My family is not what they seem. डैड कंट्रोलिंग है और मॉम हमेशा डरती रहती है।" लेकिन एथन फिर भी साफ साफ कुछ नहीं बताता। अन्ना कंफ्यूज हो जाती है। क्या एथन उसकी मदद करना चाहता है या उसे मैनिपुलेट कर रहा है? अन्ना की मेंटल ब्रेकडाउन। अन्ना अपने गिल्ट और लोनलीनेस से टूटने लगती है। वो अपने हस्बैंड और डॉटर की तस्वीरों से बात करती है। रीडर्स को यहाँ सच में उसकी ब्रोकन मेंटल स्टेट का एहसास होता है, लेकिन साथ ही उसकी इंस्टिंक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि लगने लगता है कि हैल्यूसिनेशंस के बावजूद वो सच बोल रही है। इंट्रूडर इन द हाउस। एक रात जब बारिश तेज हो रही होती है, अन्ना को लगता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। वो डर के मारे अपनी छत तक जाती है और खिड़की से बाहर झांकती है। अचानक उसे पीछे से आवाज आती है। एथन खड़ा है। एथन की आंखों में अजीब सी चमक होती है। वो कहता है, "अन्ना, तुमने बहुत ज्यादा देख लिया है। अब तुम्हें सच बताना पड़ेगा।" अन्ना को शॉक लगता है। सच का खुलासा। यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। असल में मर्डर अलिस्टेयर ने नहीं बल्कि एथन ने किया था। एथन एक डिस्टर्ब्ड और मैनिपुलेटिव लड़का है। वो अपनी असली माँ जेन के साथ क्लैश करता है। एक दिन गुस्से में उसने अपनी माँ को नाइफ से मार दिया। उसके बाद अलिस्टेयर ने उसे बचाने के लिए सब कुछ कवर अप किया। नई जेन को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि कोई शक न करे। अन्ना समझ जाती है कि शुरू से ही एथन ही सबसे खतरनाक था और उसकी इनोसेंट लुकिंग बातों ने उसे धोखा दिया। लाइफ और डेथ चेस। एथन अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। वो अन्ना से कहता है, "तुमने बहुत इंटरफियर कर लिया है, अब तुम्हें भी चुप करना होगा।" वो उसे फिजिकली अटैक करता है। अन्ना अपने घर की ऊपरी मंजिल पर भागती है। बारिश और तूफान के बीच दोनों की डेडली स्ट्रगल होती है। छत पर फाइट के दौरान एथन ऑलमोस्ट उसे मार ही देता है, लेकिन अन्ना अपनी बुद्धि और करेज से उसे ट्रिक करती है। वो एथन को पुश कर देती है और एथन गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। पुलिस अराइव करती है और फाइनली सच्चाई सामने आती है। एथन को पकड़ लिया जाता है। अलिस्टेयर की भी इन्वॉल्वमेंट सामने आती है क्योंकि उसने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ छुपाया और असली जेन की मौत कंफर्म हो जाती है। अन्ना की बात आखिरकार सही साबित होती है। अन्ना शैटर्ड लेकिन रिलीव्ड होती है। वो सोचती है कि शायद अब उसकी जिंदगी में नया चैप्टर शुरू होगा। उसका डर, उसकी गिल्ट, सब धीरे धीरे हील होना शुरू हो सकता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। स्टॉर्म के बाद की सुबह एथन के पकड़े जाने और सच सामने आने के बाद अन्ना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो घायल तो होती है लेकिन जिंदा बच जाती है। पुलिस अब सबूतों के साथ मीडिया को बताती है कि एथन ही असली किलर था। अलिस्टेयर और उसकी नई वाइफ ने एथन को बचाने के लिए पूरी सच्चाई छुपाई थी और नेबर्स व पुलिस जिन्होंने अन्ना पर शक किया था अब शौक में है कि वही सही निकली। अन्ना हॉस्पिटल के बेड पर लेटी होती है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन ये आंसू डर या गिल्ट के नहीं बल्कि रिलीफ के होते हैं। अन्ना का अतीत और एक्सेप्टेंस। अन्ना अपने मनोचिकित्सक थेरेपिस्ट से बात करती है। वो फाइनली सच स्वीकार करती है कि उसके हस्बैंड और बेटी अब कभी वापस नहीं आएंगे। फ्लैशबैक सीन्स आते हैं जहां वो याद करती है कैसे उसने एक एक्सीडेंट के बाद अपनी फैमिली खो दी और कैसे गिल्ट और ट्रॉमा ने उसे घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। लेकिन अब जब उसने इतने बड़े खतरे का सामना किया और सच्चाई सबको दिखाई तो उसे एहसास होता है कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अब भी जी सकती हूं। खिड़की का नया अर्थ। अन्ना फिर से अपनी खिड़की के पास बैठती है, लेकिन इस बार वो बाइनोक्यूलर्स उठाती है तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान होती है। पहले ये खिड़की उसकी केज थी जिससे वो सिर्फ दूसरों को देखती थी। अब ये खिड़की उसके लिए एक नई शुरुआत का सिंबल बन जाती है।
वो देखती है कि सामने वाले घर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है। नेबर्स अब उसे अलग नजरों से देखते हैं, पहले की तरह क्रेजी वुमन नहीं, बल्कि एक सर्वाइवर की तरह। बाहर निकलने का पहला कदम। अन्ना अपने घर का दरवाजा खोलती है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो कई महीनों बाद पहली बार अपने घर से बाहर निकलती है। उसके कदम शेकी होते हैं, लेकिन उसके अंदर डिटर्मिनेशन होती है। वो सोचती है, अगर मैं इतने खतरनाक सिचुएशन से बच सकती हूं, तो मैं दुनिया का सामना भी कर सकती हूं। हीलिंग और होप। अन्ना अपने थेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट जारी रखती है। वो शराब और दवाइयों पर डिपेंडेंसी कम करने लगती है। नेबर्स में से कुछ लोग अब उससे बात करने आते हैं, उसे सपोर्ट देते हैं। सबसे अहम बात, अब वो अपने अतीत के साथ शांति बनाने लगती है। वो अपनी बेटी और हस्बैंड की तस्वीरों को देखती है और कहती है, आई लाइव फॉर यू, आई कैरी यू विद मी ऑलवेज। कहानी का अंत। द वुमन इन द विंडो का अंत इस रियलाइजेशन पर होता है कि सच कितना भी छुपाया जाए, वो सामने आता ही है। और सबसे बड़ा सच यही है कि इंसान अपने डर और गिल्ट से लड़ सकता है। अन्ना का कैरेक्टर आर्क पूरा होता है। वो एक टूटी हुई, अकेली और शराब में डूबी औरत से बदलकर एक साहसी सर्वाइवर और उम्मीद से भरी औरत बन जाती है। खिड़की, जो उसकी कैद का सिंबल थी, अब उसकी आजादी और नए फ्यूचर की खिड़की बन जाती है। फाइनल नोट, ये कहानी सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक पावरफुल मेटाफोर भी है कि जब जिंदगी हमें अंधेरे कमरों में कैद कर देती है, तो एक दिन हमें खिड़की खोलनी ही होती है और बाहर की रोशनी को अपनाना ही होता है।